सो बायोटेक्नोलॉजी जब भी आपके सामने आएगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम आपके सामने ज़रूर आएगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पे अब वो डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 जो है वो रिलेट करता है बायोटेक्नोलॉजी के साथ। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही एडवांस फील्ड है और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बेनिफिशियल है, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इन सिंपल वर्ड इज़ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करना। अब यहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जा रही है और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की जा रही है, ठीक है, किन को यूज़ किया जा रहा है, किन के लिए किन की हेल्प की जा रही है, उस पर बात करते हैं। सो बेसिकली इसमें की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब नाम से जाहिर हो रहा है जेनेटिक और इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, चेंजेस करते हैं, ऑल्टरेशंस करते हैं। और जेनेटिक का मतलब जीन्स की, तो जब भी जीन्स की ऑल्टरेशंस करें जिससे क्या हो, कोई एक नया प्रोडक्ट बन के आए और वो प्रोडक्ट जो है वो वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए यूज़ हो, यानी कि इंसानों के लिए उनकी मदद के लिए यूज़ हो, तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और वो उसकी जो बेस सबसे कॉमन टर्म है दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी जब भी आपके सामने आएगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम आपके सामने ज़रूर आएगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पे अब वो डिस्कस करेंगे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बेस करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं, हम एक होस्ट सेल उठाते हैं, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है प्लास्मिड। आपको पता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है, लेकिन इसके अलावा प्लास्मिड एक सर्कुलर बॉडी होती है जिसके अंदर डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। होता क्या है, हम बैक्टीरिया के प्लास्मिड को उठाते हैं, उसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं? बाहर से एक और फॉरेन डीएनए, ठीक है, एक और फॉरेन डीएनए जो कि हमारे डिज़ायर्ड डीएनए है, जो कि हमें चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हो। हम वो डिज़ायर्ड डीएनए क्या करते हैं, उस प्लास्मिड के साथ मौजूद डीएनए के साथ मिक्स करते हैं और उसे बैक्टीरिया के अंदर वापस डाल देते हैं और उसे मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम चूज़ कर लेते हैं जो बेस्ट हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो हम वापस बैक्टीरिया में से चूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे डीएनए डिज़ायर्ड डीएनए हमने उसमें डाला था उसकी जितनी भी जीन्स बनकर आई हैं हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमने कलेक्ट किया है, सो बेसिकली दिस ऑल द प्रोसेस जो हमने कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं। सो क्योंकि मैंने ये बहुत तेज़ी से ओवरव्यू किया है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा जो हम प्रोसेस है करते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि वो डीएनए जो कि आपने इंजेक्ट करना है किसके अंदर, एक बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। सो उसके लिए आपको पहले चाहिए होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए क्या चीज़ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक टू सोर्सेज डीएनए होता है, इसे कहते हैं टू सोर्सेज डीएनए, जिसके अंदर एक फॉरेन डीएनए मौजूद हो और एक होस्ट सेल का डीएनए मौजूद हो। अब जाहिर है होस्ट सेल का डीएनए कहाँ से आएगा? होस्ट सेल का डीएनए या तो क्रोमोसोम से आएगा, अगर बैक्टीरिया की बात हो रही, या तो क्रोमोसोम से आएगा या फिर प्लास्मिड से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लास्मिड को। अब प्लास्मिड क्या कर रहा है? प्लास्मिड आपके पास एक एज अ व्हीकल यूज़ कर रहा है, एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है बिटवीन द होस्ट एंड द फॉरेन बॉडी, जहाँ से हम डीएनए निकाल के इसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो यूज़ हुई है, हमारे पास यूज़ हुई है प्लास्मिड, ठीक है। और प्लास्मिड क्या चीज़ है आपके पास? प्लास्मिड एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो एक वेक्टर आपके पास यूज़ हुआ है इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका नाम है प्लास्मिड। प्लास्मिड के अलावा और क्या चीज़ है जो कि बैक्टीरिया के अंदर जाती है और डीएनए में ऑल्टरेशंस करती है? तो आपको मैं वापस पीछे लेके जाता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था वायरसेस के टॉपिक में, हम पढ़ते थे बैक्टीरियोफेज वायरस। वो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता था? वो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए को इंजेक्ट करता था और बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिक्स होने के बाद अपने ही टाइप के वायरसेस बना लेता था। सो वही काम बैक्टीरियोफेज भी कर सकता है जो प्लास्मिड करता है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास दो वेक्टर यूज़ हो सकते हैं, एक प्लास्मिड और एक बैक्टीरियोफेज। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या बात हो रही है? आपको वेक्टर मिल गया, ठीक है। आपके पास एक फॉरेन डीएनए मौजूद है
और आपने इसके डीएनए के साथ अब मिक्स करना है। तो जाहिर है मिक्स करने के लिए दो और चीज़ें चाहिए होंगी। द अदर टू थिंग्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। जाहिर है देखिए अब आपके सामने एक डीएनए का सीक्वेंस है ना, ठीक है। अब ये डीएनए का चलो सीक्वेंस चल रहा है आपके सामने। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है ये एक फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस, सही है। अब बीच में कहीं ना कहीं ऐड करना है तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? अकल क्या बोलती है? सीजर्स की ज़रूरत है। तो आपको क्या चाहिए होगा? यहाँ पे एक सीजर चाहिए होगी, एक सीजर चाहिए होगी जो कि क्या करेगी? इसको कट करेगी। तो सीजर आपके पास होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, और ये बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, और कट करके डीएनए के दो पार्ट्स इस तरीके से बना देते हैं, सही है, और उनके बीच में हो जाता है गैप। और उस गैप में आप क्या फिल कर सकते हो? उस गैप में आप फिल कर सकते हो एक फॉरेन डीएनए, ठीक है। एक आपके पास फॉरेन डीएनए आ गया। अच्छा, ये जो दो एंड्स मौजूद होते हैं जहाँ से ये सीजर कट करती है, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। और यही यूज़ होता है लेबॉर्ट्री में टू अटैच द फॉरेन जीन। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि बैक्टीरिया में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो ये किस लिए मौजूद होते हैं? ये बेसिकली मौजूद होते हैं कि कोई वायरस या बैक्टीरियोफेज अगर बैक्टीरिया के अंदर आ जाए तो उसके एंजाइम उसके डीएनए को कट कर दे, उसे कट करके डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, उसके लिए होता है। तो दो चीज़ें अभी तक हम यूज़ कर चुके हैं। वेक्टर जो कि प्लास्मिड था हमारे पास, हमने वहाँ से डीएनए ले लिया। डीएनए लेने के बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर दिया और डीएनए सीक्वेंस लगा दिया। अब लगने के बाद डायरेक्ट चिपक तो नहीं जाएगा, तो चिपकाने के लिए आपके पास होता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज बेसिकली इसको पूरे को चिपका देता है। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा? इस पूरे सीक्वेंस को चिपका देगा। अब आपके पास काम क्या हो गया? अब आपके पास एक पूरा डीएनए की सीक्वेंस बन गया है। ये जो न्यू सीक्वेंस बना है इसमें दो सोर्सेज मौजूद है, यानी इसमें दो डीएनए मौजूद है। कौन कौन सा डीएनए मौजूद है? एक होस्ट का डीएनए मौजूद है और एक इसके साथ कौन सा मौजूद है? फॉरेन डीएनए, जो कि हमने अपने डिजायर्ड डीएनए डाला है। अच्छा, मैं कब से डिजायर्ड डीएनए कह रहा हूँ, तो डिजायर्ड डीएनए होता क्या है? देखिए, डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है एक्सप्रेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसलेशन करना, और उसके बाद क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। तो जाहिर है कि हमें कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन चाहिए होगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं टू मेक दोज प्रोटीन्स, सही है ना। तो अब हमें पता है कि लेट्स से जीन का ये वाला सीक्वेंस है, वो ये टाइप के अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा और ये प्रोटीन्स बनाएगा। तो मैं क्या करूँगा? ये वाला डीएनए का सीक्वेंस उठा के बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला दूंगा, ताकि बैक्टीरिया के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन हो तो मेरा ये वाला डीएनए भी मल्टीप्लाई हो, और जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा डीएनए, तो ये जब प्रोटीन बनाएगा तो वो मेरे पसंद का डीएनए होगा। समझ आई बात? तो अब यही काम करते हैं हम, होस्ट के साथ फॉरेन डीएनए को मिलाते हैं ताकि ये जो आगे जाके मल्टीप्लिकेशन करे, ठीक है, इंसर्शन कर दिया आपने, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इंसर्शन और इसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन। तो जब आगे जाके मल्टीप्लाई करे तो हमें हमारे डिजायर्ड जो डीएनए है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो, डिजायर्ड प्रोटीन्स मिले, सही है। अच्छा, क्योंकि हमने अभी तक सीक्वेंस बना लिया था, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है, क्योंकि बॉडी के बाहर बनाए, यानी कि बैक्टीरिया के बाहर बनाए, अब इसको बैक्टीरिया के अंदर भी डालना है वापस, यानी प्लास्मिड जो है जो आपने निकाल लिया था पहले, अब इसको बैक्टीरिया के अंदर वापस भी डालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? वैसे तो ईजिली बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्लास्मिड को अपने पास वापस ले लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर बॉडी प्लास्मिड होती है, इसको ले लेते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो तंग करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर इंक्रीज हो जाती है परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जितने भी सर्कुलर प्लास्मिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल। सेल के अंदर जा चुका है क्या आपके पास? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपको इंतजार करना है कि इसने मल्टीप्लाई होना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? एक कल्चर बनाओगे, बैक्टीरिया के लिए खूबसूरत सा एनवायरनमेंट बनाओगे, बैक्टीरिया को बोलोगे भाई जा तू डिवाइड हो, ठीक है। अब बैक्टीरिया होगा डिवाइड, जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा बहुत सारे अपने बना लेगा, सेल्स बना लेगा। जाहिर है बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, जब बहुत सारे अपने सेल्स बना लेगा। अब इसके बाद आपके पास ये स्टेप मल्टीप्लिकेशन वाला हो चुका, बहुत सारे इसने बना लिए। अब आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज चूजिंग द डिजायर्ड सेल। अब आपने वो सेल्स चूज करने होंगे जो कि आपके डिजायर्ड हैं, जो कि आपको चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा आपको पता चलेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये RAMP का मतलब एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, और जो बैक्टीरियाज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होंगे आप उनसे पहचान लेंगे कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया जो है ये हमारे काम का है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लास्मिड में मौजूद होता है रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टेंट AMP की ताकत, यानी कि इसके अंदर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की ताकत मौजूद होती है। तो आप सिर्फ वो बैक्टीरियाज देखेंगे जिनके अंदर आपने प्लास्मिड इंड्यूस करवाया है, और प्लास्मिड इंड्यूस करवाने की वजह से उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट या रेजिस्टेंट AMP की ताकत मौजूद होगी।
तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, आपने उसमें क्या डाल दी, एंटीबायोटिक डाल दी। जितने बैक्टीरिया जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था वो खत्म हो गए, मर गए। अब आपके पास क्या बच गए, वो बैक्टीरिया जो कि आपको डिजायर्ड थे, जो आपको चाहिए थे, वो बैक्टीरियाज आपने वापस कलेक्ट कर लिए और आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना कर लिया। अब आपने प्रोटीन बना तो लिए, अब पूरा काम हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करते क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ़ायदा ये है कि जो हार्मोन्स, जो प्रोटीन्स हम आउटसाइड द बॉडी नहीं बना सकते, जो हम बॉडी नेचुरली नहीं बना पा रही होती, वो हम बैक्टीरिया से या फिर किसी और होस्ट से बनवाते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंसुलिन की। इंसुलिन जब आपके पास नॉर्मली नहीं बनता तो पहले क्या करते थे, पहले पिग्स से या फिर डेड बॉडी में से हार्मोन्स निकालने की कोशिश करते थे, इंसुलिन निकालने की कोशिश करते थे। तो बहुत सारी ना इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती थी, यानी कि इतने सारे डेड बॉडी से, इतने सारे एनिमल्स में से आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता था। अब क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं आपके पास रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं और बहुत सारे आपके पास प्रोटीन्स, इंसुलिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और बोविलिन हार्मोन्स जो हैं वो सब आपके पास फॉर्म होके आ जाते हैं। सो दैट्स वाई द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।